नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएसके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि दोस्तों रोज़ाना हम इस समय बात करते ही हैं रीट एसएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति से संबंधित कुछ प्रश्न। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं, वैसे तो मैंने ये आपको पढ़ा दिया है सारा का सारा टॉपिक, आपको जो कंप्लीट सिलेबस करवाया था टॉपिक वाइज आप प्ले लिस्ट के अंदर जा करके पूरा सिलेबस देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इसको बड़े अच्छे से और डिटेल में स्टडी किया है। लेकिन अगर आप इसे और पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर वास्तव में हमें पढ़ने होते हैं 18वीं सदी के स्वतंत्र राज्य, यानी वे राज्य जो 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र होकर के बनते हैं, जैसे अवध है, बंगाल है, मैसूर है, पंजाब है, मराठा है। क्योंकि देखिए औरंगजेब से पहले का जो टाइम था, उस समय औरंगजेब के समय जितने भारत पर अधिकार था और जितने वो स्ट्रॉन्ग थे, औरंगजेब के बाद में जब उत्तरवर्ती मुगल सम्राट आते हैं तो जो साम्राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाता है और वहाँ से कुछ स्वतंत्र राज्यों का उदय होता है और इनका उदय होता है और फिर इसके ऊपर अंग्रेज किस प्रकार से कब्जा कर लेते हैं, वो चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी होती हैं। मेन वही है दोस्तों। या हम इसमें इस प्रकार से भी इसको कह सकते हैं, भारत पर अंग्रेज़ों की विजय, है ना। आप इसको इस रूप में भी पढ़ सकते हैं। ये आपका आरएस के अंदर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और अभी 9 बजे इसकी एक क्लास मैंने अपलोड भी की है, जहाँ पर इसको बड़े अच्छे से विस्तृत रूप में समझाया है। अगर आप इसे डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के भी आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को। और आज के टेस्ट में प्रश्नों की संख्या है 30। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वालिटी एजुकेशन वीडियो केवल आपको यहाँ इसी चैनल पर मिलते हैं। तो चलिएगा आज देखें हमारा आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला जो प्रश्न है वो है कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारतीय देशी राज्यों के प्रति सर्वोच्चता की नीति अपनाई गई। क्या कहा हमने, किस गवर्नर के द्वारा भारतीय देशी राज्यों के प्रति सर्वोच्चता की नीति, अर्थात कंपनी की सत्ता ही सर्वोच्च है, ये नीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों नहीं आता तो भी कमेंट जरूर किया कीजिएगा दोस्तों। कमेंट करने से ही आप क्वेश्चन के साथ में जुड़ पाते हैं, टेस्ट सीरीज के साथ में जुड़ पाते हैं दोस्तों। सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 4 लॉर्ड हेस्टिंग्स। किसने अपनाई थी दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा अपनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रशासन के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा किस भारतीय रियासत का विलय किया गया था? अवध, पंजाब, बड़ौदा या फिर सतारा? हमने देखा कि प्रशासन के नाम के आधार पर किसी भारतीय रियासत का विलय अंग्रेजों के द्वारा कर लिया गया। क्या है दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर हमारा है यहाँ पर नंबर 1 अवध का। किसका विलय किया गया था दोस्तों? अवध का विलय किया गया था। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। गोद निषेध के तहत हस्तगत होने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? ये गोद है दोस्तों। गोद निषेध के तहत सतारा था, जयपुर था, बगाड़ था या फिर संबलपुर था? यानी गोद निषेध वाले नियम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हस्तगत किया गया था। किसको किया गया था दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पे वो है नंबर 1। किसको किया गया था? सतारा को। ये याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय राज्यों के प्रति गोद निषेध नीति कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन, हेस्टिंग्स, डलहौजी या फिर कैनिंग? गोद निषेध प्रथा जो है ये किसके द्वारा चालू की गई थी? ये नीति जो है वो किसके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ वो है नंबर 3। किसके द्वारा अपनाई गई थी? डलहौजी के द्वारा। ये किसकी नीति है दोस्तों? ये डलहौजी की नीति है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5वां हमारा प्रश्न है, किस संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम को इलाहाबाद और कड़ा जिले प्राप्त किए गए थे दोस्तों? बादशाह हमने या कहें प्राप्त किए गए या दिए गए, है ना, किसी भी प्रकार से देख लीजिएगा। कौन सी संधि थी वो? इलाहाबाद संधि, बनारस संधि, अलीनगर संधि या फिर सिंगोली संधि?
क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 1, इलाहाबाद की संधि। कौन सी संधि थी दोस्तों? इलाहाबाद की संधि। किसने बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की थी? वॉटसन, क्लाइव, कर्जन या फिर हालवेल? दोस्तों क्या है सही आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 2। किसके द्वारा अपनाई गई थी? क्लाइव के द्वारा बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की गई थी, जिसे हम द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैंने आज इसको बड़े अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, आप वीडियो में देखोगे तो सारा पता चल जाएगा आपको। हैदर अली ने किसके सहयोग से डिंडीगुल में 1755 में एक शस्त्रागार की स्थापना की? दोस्तों हैदर अली ही वो व्यक्ति था जिसने, देखिए, एक तो यूरोपियन पद्धति के आधार पर सेना का गठन करने का प्रयास किया, साथ ही साथ एक शस्त्रागार की स्थापना भी की थी दोस्तों। पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी या फिर डच, तो किसके सहयोग से उसने ऐसा किया था? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3 क्या होगा दोस्तों? फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसियों के सहयोग से ही इसने ऐसा कार्य किया था, और फ्रांसीसियों के साथ में बड़ा अच्छा इसका अटैचमेंट हुआ करता था। सर्वोच्चता की नीति के तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा किस भारतीय देशी रियासत पर कब्जा करने के दौरान कहाँ की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए थे? काकतीय वंश की रुद्रमा देवी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सतारे की अहिल्याबाई या फिर कित्तूर की रानी चेन्नम्मा? तो फ्रेंड्स सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। विलय नीति का प्रतिपादक करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? विलय नीति किसने अपनाई? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मैकियावेली, वेलेजली या फिर डलहौजी? सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4, डलहौजी। किसने अपनाई थी? डलहौजी। भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था, ये आपको बताना है। बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, औरंगजेब था दोस्तों। औरंगजेब तक पूरा जो मुगल साम्राज्य है वो शक्तिशाली था, उसके बाद में टूटना शुरू होता है, और बहादुर शाह जफर तक आते आते तो देखिएगा ये खाली लाल किले तक सीमित रह जाता है दोस्तों। आगे बढ़ें 11वें प्रश्न की तरफ। मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान कब तैनात किया गया था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कब बना दिया गया था दोस्तों? नवाब यानी कि उन्हें सारे दीवानी अधिकार दे दिए गए। 12 अगस्त 1757, 1764, 65 या फिर 1772? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों यहाँ जो हमारा सही आंसर है वो है नंबर 3, 12 अगस्त 1765। आगे बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। हॉल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई राजस्व व्यवस्था थी। हॉल्ट मैकेंजी ने कौन सी राजस्व व्यवस्था तैयार की थी? स्थायी बंदोबस्त, महालवारी, रैयतवारी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, महालवारी। कौन सी थी दोस्तों? महालवाड़ी भी कहते हैं अपने इसको। स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ये भारत कर लीजिएगा इसको। चार्ल्स कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, हेस्टिंग्स या फिर वेलेस्ली? जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। सही आंसर चेक करिएगा दोस्तों, वो है नंबर 1, चार्ल्स कॉर्नवालिस। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कर्नल केकल, आयरकूट, मुनरो या फिर मेजर याक? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा यहाँ पर वो है नंबर 3, मेजर
मुनरो। कौन था दोस्तों? मेजर मुनरो था बक्सर के युद्ध में, जिसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला हमारा प्रश्न है, किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? ये आपको बताना है कि ब्लैक होल की जो घटना हुई वो किसके समय में हुई थी? मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खां या फिर सिराजुद्दौला? किसके समय हुई थी ब्लैक होल की घटना? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। सही आंसर है दोस्तों हमारा वो है नंबर 4। किसके समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में हुई थी दोस्तों। ये भी मैंने आज आपको अच्छे से बताया है। अगर आप इस जो टॉपिक का पूरा अध्ययन करना चाहते हैं तो आज की क्लास में भी देख सकते हैं और पहले भी मैंने करवाया हुआ है। कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी होगा? सादत खां, सफदरगंज, आसूदौला या फिर सुजाउदौला? सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 4, सुजाउदौला। अगला हमारा प्रश्न है, किसने टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी? हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलिजली या फिर डलहौजी? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, कॉर्नवालिस। किसने की थी दोस्तों? कॉर्नवालिस के साथ में की थी दोस्तों। यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला पहला देसी राज्य कौन सा था? गोलकुंडा, मैसूर, अवध या फिर कश्मीर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चेक करिएगा, सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, वो राज्य था, देसी राज्य था मैसूर। ब्रिटिश रेसिडेंस का मतलब क्या था? जो ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता के बाद भारत में ही रह गए। ईस्ट इंडिया कंपनी अधिकारी या भारत के राज्यों के राजनीतिक एजेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक शाखा के प्रमुख या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर दोस्तों वो है नंबर 2, ये हुआ करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी या भारत के राज्यों के राजनीतिक एजेंट। अगला हमारा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या फिर हल्दी घाटी का युद्ध? क्या है दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 2। ये जो प्लासी का युद्ध है इसे ही हम क्या मानते हैं? एक निर्णायक युद्ध मानते हैं, जिसने आगे के 200 साल का जो इतिहास है वो रच दिया था पहले ही कि आगे क्या होने वाला है दोस्तों। इसलिए ये सबसे निर्णायक युद्ध के रूप में प्लासी का युद्ध स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर या फिर मीर कासिम? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा वो है नंबर 4। किसने की थी दोस्तों? ये किया था मीर कासिम ने। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? डफरिन, डलहौजी, लिटन के समय या फिर कर्जन के समय? सही आंसर हमारा वो है नंबर 2, डलहौजी के समय। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निजाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रवनकोर का राजा? कौन था दोस्तों जिसने सहायक संधि स्वीकार की थी? ऐसा पहला भारतीय शासक था। तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 2 है, वो है हैदराबाद का निजाम। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय शासक। राज्य क्षय, हड़प, जब्ती सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा लागू किया गया? हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत, राज्य क्षय सिद्धांत किसने लागू किया था? हेस्टिंग्स, कैनिंग, विलियम बेंटिंग या फिर डलहौजी? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? नंबर 4 जो है हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ें 25वें प्रश्न की तरफ। डाक व्यवस्था शुरू करने वाला कौन सा गवर्नर था? हेस्टिंग्स था, कैनिंग था, विलियम बेंटिंग था या फिर डलहौजी था? यहाँ सही आंसर हमारा वो है नंबर 4, वो था डलहौजी।
अगला हमारा प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, ट्रावणकोर, झांसी, नागपुर, सतारा, झांसी, सतारा, मैसूर, मैसूर, सतारा, भावनगर। क्या है सही आंसर हमारा? चेक करिएगा। तो वो है नंबर 2, झांसी, नागपुर और सतारा। अगला प्रश्न देखिएगा, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? राजपूतों ने, मुगलों ने, सिखों ने या फिर मराठों ने? सही आंसर है नंबर 4, मराठों ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, ब्रिटिश भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सही आंसर है नंबर 1, भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता के नियम को सुदृढ़ करना ही इनका उद्देश्य था। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किसके साथ में है? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ? सही आंसर है नंबर 1, वारेन हेस्टिंग्स के साथ। अगला हमारा प्रश्न है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को हाथ में ले लिया? वेलेजली, हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड हॉर्डिंग? क्या है दोस्तों हमारा सही आंसर? फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा। सही आंसर है दोस्तों वो है नंबर 3, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था उसमें। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़े होंगे, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बता दीजिएगा। कल हम बात करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्नों के विषय में। पीछे कोई 1-2 टॉपिक रह गए हैं, किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था, जिसमें महाजनपद काल और मुगल प्रशासन की बात, उन्हें नेक्स्ट किसी भी टेस्ट के अंदर हम बात कर लेंगे, छोड़ेंगे किसी भी टॉपिक को नहीं। इतना मेरा आपसे बिल्कुल प्रॉमिस मान के चलिएगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।